हेलो वीवर्स, मैं फिर हाजिर हूँ कहानियों के मौसम यूट्यूब चैनल में आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के। इस स्टोरी को मैंने कल इस मेन स्ट्रीम पे मैंने यूट्यूब पे स्ट्रीम किया इसको, और इसका मैंने जो टाइटल था वो दिया था अधूरी मोहब्बत। लेकिन कल से मुझे ये कुछ टाइटल ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ और एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए। तो उसका जो टाइटल है, अब मुझे बहुत अच्छे से मुझे फील हुआ कि ये तो स्टोरी जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जिसका टाइटल होना चाहिए आधी मोहब्बत। तो इस टाइटल के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैंने जो फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया था अधूरी मोहब्बत, जब मैंने उसका मैंने थंबनेल चेंज किया, तो मुझे टेक्निकल जो चीजें हैं उनकी जानकारी थोड़ा कम है। तो टेक्निकलिटी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वो ये आई, चैलेंज जो फेस किया मैंने वो ये किया कि थंबनेल तो चेंज हो गया, बट उसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिस इमेज के साथ में, वो इमेज उसके बाद है। तो कुछ ही एक हाफ सेकंड या 1 सेकंड के बाद फिर से वो पुरानी वाली इमेज आ जाती है उस पहले एपिसोड वाले वीडियो में। तो अब कैसे वो चेंज होना है, क्या होना है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। बहरहाल आप लोगों के बहुत सारे व्यूज मुझे मिल रहे हैं, आपका आपका प्यार है ये। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने ये स्टोरी लिखी थी 1999 में। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो मुझे कहीं ना कहीं इमोशंस में डुबो गए उस टाइम के, तो मैंने एक स्टोरी लिख डाली। उस स्टोरी को मैं पब्लिश नहीं करा पाई, तो आज के टाइम पे आप सभी व्यूअर्स के सामने मैं इस स्टोरी को पेश कर रही हूँ। एपिसोड 1 में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आप सबके व्यूज मिल रहे हैं मुझे, लेकिन उसमें क्योंकि स्टोरी का टाइटल डिफरेंट था पहले, इसलिए मैं फिर से एपिसोड 1 और 2 दोनों ही रिकॉर्ड करने जा रही हूँ आपके लिए। और इस स्टोरी का जो टाइटल है, जब इसका लास्ट एपिसोड, इसके ज्यादा एपिसोड नहीं बनेंगे, आई थिंक 2 और 3 और 4 एपिसोड होंगे। और जब लास्ट एपिसोड पे आप पहुंचेंगे और उस लास्ट एपिसोड को आप सुनेंगे इस स्टोरी के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इस स्टोरी का नाम आधी मोहब्बत क्यों होना चाहिए था। बहुत ही चौंका देने वाला, बहुत हार्ट टचिंग, बहुत ही इमोशनल इसका लास्ट एपिसोड होगा, इस स्टोरी का क्लाइमेक्स होगा। तो जैसा मैंने 1999 में उस समय के परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जो मैंने जिस तरह से शब्दावली का यूज किया है, जिस तरह से माहौल का उसमें वर्णन किया है, ठीक वही सेम एज इट इज मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ एपिसोड 1 और 2 के फॉर्म में। और उम्मीद करती हूँ कि जो पहले एपिसोड में मुझसे टेक्निकल जो मिस्टेक हुई है उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे, क्योंकि लिसनर्स के अपने राइट होते हैं और मुझे लगता है कि मुझे आपसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। तो प्लीज मुझे माफ करें उस गलती के लिए, उस टेक्निकल मिस्टेक के लिए, और फिर से इस स्टोरी को एंजॉय करें। इस एपिसोड 1 के साथ में एपिसोड 2 भी है। तो आप सबके लिए मैं पेश करने जा रही हूँ आधी मोहब्बत, इस स्टोरी का एपिसोड 1 और एपिसोड 2। खट खट, दरवाजे की कुंडी की आवाज सुनकर उसकी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी सी हलचल हुई, और फिर वो बूढ़ी हड्डियों का ढांचा चारपाई से उठकर नीचे उतरा। चारपाई क्या, लगभग एक झूले नुमा चीज। तब तक दरवाजे पर दोबारा खटखट की आवाज आती हुई आती हूँ, इसी के साथ खांसी भी उसी में घुल मिल गई। बूढ़ी हड्डियों का वो ढांचा धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचा और खांसी को रोकते हुए पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में फिर एक बार दरवाजा खटखटाया गया। उस बूढ़े ढांचे ने दरवाजा खोला। अंधेरा काफी था, लेकिन सड़क पर जल रहे लैंप पोस्ट की हल्की सी रोशनी का सहारा लेकर उसने अंदाजा लगाया, सामने लगभग उसी की उम्र का बूढ़ा आदमी खड़ा था। किससे मिलना है? उसने पूछा। मुझे मिलना किसी से नहीं, बस आप पानी पिला दीजिए, वो बाहर से ही बोला। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आ जाओ, बूढ़ी औरत ने मुड़कर कहा और किसी चीज से टकराते टकराते बची। अजनबी बूढ़े आदमी ने एक सरसरी सी निगाह कमरे में आकर डाली। ताक पर चिराग जल रहा था, कमरा भी बूढ़ी हड्डियों का ढांचा ही लग रहा था। बूढ़ी औरत ने घड़े से पानी उंडेलकर एक एल्युमिनियम के गिलास में दिया। गिलास एक तरफ से थोड़ा पिचका था, घड़े का भी मोहरा थोड़ा टूटा हुआ था, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कमरे के अंदर कितनी गरीबी छाई हुई है। बूढ़े आदमी ने पानी पीकर शुक्रिया करके उठना चाहा। यहाँ अजनबी हो? बुढ़िया ने पूछा।
हाँ, बूढ़े ने मुख्तसिर सा जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? कभी उड़ीसा में रहा करता था। उड़ीसा? बुढ़िया के होठों ने दोहराया। उड़ीसा में कहाँ रहते थे? बुढ़िया ने फिर से दिलचस्पी से सवाल किया। उसकी इस दिलचस्पी पर बूढ़े ने एक बार फिर बुढ़िया की तरफ देखा। बालेश्वर के एक गांव का। बूढ़े ने अपना चश्मा ठीक करके हाथ में बंधी घड़ी को चिराग की तरफ करके टाइम देखा। बालेश्वर के? बुढ़िया की बूढ़ी आंखों में चमक जाग उठी। बूढ़े की निगाहों ने एक बार फिर बुढ़िया को अपनी निगाहों की घेरे में लिया और चलने के लिए कदम उठा दिए। रुको ना, अब इतनी रात को अजनबी जगह में कहाँ जाओगे? बूढ़े के कदम थोड़ा रुके लेकिन फिर चल दिए। अब इतनी रात को अजनबी जगह में कहाँ जाओगे? यही रुक जाते तो अच्छा था। मैं भी बालेश्वर की कुछ हाल चाल सुन लेती। बूढ़े ने फिर उसकी तरफ देखा और सवालिया नजरों से पूछने लगा, कहाँ बैठूं? बुढ़िया ने जल्दी से झूला नुमा चारपाई का बिस्तर ठीक किया और बूढ़ा चारपाई का थोड़ा सा सहारा लेकर बैठ गया। बुढ़िया भी जमीन पर बैठ गई और उसकी तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, अब बालेश्वर में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारा बालेश्वर में कोई रहता है क्या? बूढ़े ने पूछा। हाँ, कभी रहता था। मैं भी वहीं रहती थी। अब तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के हाल चाल सुनने के लिए मन तरसता सा रहता है। बुढ़िया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। कब से बालेश्वर नहीं गई? ठीक से याद नहीं, साल तो मैंने गिने नहीं, बस इतना याद है, जब मैं गांव की 18 साल की एक लड़की हुआ करती थी, तभी वक्त के एक भयानक मोड़ ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया और अब एक अरसे से यही हूँ। ओह, क्या नाम है तुम्हारा? बूढ़े ने ठंडी सांस लेकर पूछा। रानी। बुढ़िया ने अपना नाम बताया और बूढ़ा बुरी तरह से चौंक गया। रानी? बूढ़े की जबान ने अभी दोहराया। तुम्हारे साथ कैसा हादसा हुआ था? बूढ़े ने जल्दी से पूछा, जैसे बुढ़िया की सारी बातें सुन लेना चाहता हो। हादसा और कैसा? वो सिर्फ हादसा नहीं था, वो जो कुछ भी था बहुत ही भयानक था, जिसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर बुढ़िया की आंखों के सामने लगभग 40-45 साल पुराना वो सीन घूम गया, जब वो उड़ीसा के में बालेश्वर गांव की खूबसूरत अल्हड़ लड़की थी। गांव की गलियों में उसका बचपन गुजरा और वो जवान भी हुई। उसका रोम रोम एक ही नाम लिया करता था, माधव। माधव। बचपन से माधव से उसकी मंगनी हो गई थी। बचपन से उसने उसके लिए अपने लिए एक ही नाम सबके मुंह से सुना था, माधव। उसकी चूड़ी, उसकी पायल, उसके माथे की बिंदिया, वो बस माधव का ही तो इंतजार रहता था। और माधव माधव भी अपनी रानी के ख्वाबों को आंखों में बसाए सरहद पर दुश्मनों से मुल्क की हिफाजत के लिए डटा हुआ था। अरे ओ रनिया, जल्दी कर, शाम हो रही है, घर भी चलना है। रमा ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो वो जैसे सोते से जाग गई और जल्दी से घड़ा भरने लगी। उसकी इस हरकत पर पनघट की सारी लड़कियां हंसने लगी और वो शर्मा के खड़ा कमर पे रखने लगी। रनिया, आजकल तू किसके सपनों में खोई रहती है? फुलवा ने उसे छेड़ते हुए पूछा। अरे और किसके सपनों में खोएगी सिवाय माधव के? भाई खोए भी क्यों ना, कल आज हो रहा है अपनी बन्नों से मिलने। गौरी ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। हट। उसने गौरी के कंधों पे हाथ मारा और जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस रात वो सो नहीं पाई थी। सुबह माधव जो आ रहा था, कितनी बातें उसने सोची थी। माधव से ये कहेगी, वो कहेगी, उसके साथ खूब घूमेगी। जैसे तैसे जाड़े की वो लंबी रात कटी और सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी। वो आज जल्दी ही तैयार हो गई थी। उसने वही चुनरी ओढ़ी थी जो माधव उसके लिए मेले से लाया था। दोपहर से पहले ही माधव आ भी गया था और अब वो माधव के साथ समुद्र की उछलती कूदती लहरों को देख रही थी। ए रनिया, ऐसे क्यों बैठी है? कुछ बोल ना। क्या बोलूं? वो सारी बातें भूल गई थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद रानी बोली थी, तो मुझे हमेशा के लिए लेने कब आ रहा है? और माधव कितनी जोर से कहकहा लगा के हंसा था। रनिया, तू भी ना, बस इतनी सी बात के लिए तू मुझसे अब तक नाराज थी। रानी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। दूर समुद्र में लंबी लंबी उठती और बिखरती लहरों को देखती रही। अरे पगली, अगली बार पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा और अपनी रनिया को अपने पल्लू से बांध के ले जाऊंगा। सच? वो उछल के बोली थी और माधव उसे देख के बेतहाशा हंसने लगा था। तू मेरी हर बात पे हंसता क्यों रहता है? वो नाराज होके बोली और माधव फिर हंसने लगा। पगली, तू बात बात पे नाराज क्यों हो जाती है?
वो दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़ के बोला था, अच्छा अब ये बता कि तू अगली बार कब आएगा? यही कोई 2 महीने बाद। और तू अब जाएगा कब? कल। तू कल चला जाएगा? रानी ने बेयकीनी से कहा। अरे तू ऐसे क्यों पूछ रही है? जितनी जल्दी जाऊंगा अगली बार उतनी ही जल्दी आऊंगा। और वो इस अजीब सी हकीकत को जानकर चुप रह गई। अगले दिन माधव तैयार था सरहद पर जाने के लिए। गांव के सरपंच काका के साथ तमाम आदमी उसे दुआएं दे रहे थे, उसके सर पे हाथ फेरकर उसे विदा कर रहे थे। आखिर में उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई पड़ी थी, बेटा जल्दी आना, रानी को अब की बार अपने साथ ही ले जाना। उसका वजूद दरवाजे की ओर से खड़े रहकर न जाने कितने सपनों में खो गया। वो घर के पीछे वाली खिड़की खोलकर कितनी देर तक उस पटरी को देखती रही जिससे अभी अभी वो ट्रेन गई थी, जिसमें उसका माधव था। इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड पूरा होता है और सेकेंड एपिसोड आपके सामने हाजिर है। कितने दिन रानी ने सपनों में गुजार दिए। आज भी वो लकड़ी का ढेर सर पे रखे माधव के सपनों में खोई खोई आ रही थी कि तभी सरपंच काका के रेडियो की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने छप्पर के नीचे देखा जहां सरपंच काका हुक्का पी रहे थे और गांव के बड़े बूढ़े उनके पास बैठे थे। रेडियो में कोई रेडियो में कोई फसलों के बारे में जानकारी दे रहा था। वो भी सरपंच काका की बेटी रमा से मिलने का बहाना ढूंढकर उनके घर में आ गई थी। वैसे वो इस वक्त रमा से मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसका दिल गाने सुनने को कर रहा था। वो रमा को लेकर दरवाजे के पास ही बैठ गई। रमा उससे बातें करती जा रही थी और उसका ध्यान रेडियो की तरफ था। तभी रेडियो में समाचार आने लगे और वो झुंझला के उठने लगी, लेकिन तभी उसे वही वही रुकना पड़ा। समाचार में बोला जा रहा था, सीमा पार से दुश्मनों के जवानों ने भारत की एक बटालियन पर हमला कर दिया, जिससे कि सीमा पर कुछ युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहे हैं। और अब मौसम के बारे में एक चेतावनी। दक्षिण भारत की ओर उठा चक्रवाती तूफान में तेजी आ गई है और वो उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों की ओर बढ़ रहा है। हवाओं की रफ्तार बहुत तेज है। समुद्र पे ऊंची लहरें उठने की आशंका है। मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि वो अगले 24 घंटों तक समुद्र में ना जाए। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, इसलिए नहीं कि तूफान आने वाला था, बल्कि इसलिए कि सरहद पर उसका माधव कैसा होगा। काली मैया, मेरे माधव की रक्षा करना। उसने दिल से दुआ मांगी और रक्षा और रमा से कुछ कहे बिना ही धड़कते दिल के साथ घर आ गई। रात को उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आधी रात गुजर चुकी और वो करवटें बदलकर अपनी काली मैया से माधव की हिफाजत की दुआ मांग रही थी। बाहर तेज हवाओं की आवाज आ रही थी। उसने उठ के देखा, उसकी माँ जमीन पर बिस्तर लगाए लेटी थी और भाई दूसरी चारपाई पे बेखबर सो रहा था। वो उठी और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर दूर तक भयंकर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। आसमान पर काले घने बादलों ने डेरा डाल रखा था। चांद घने बादलों में कहीं छुप गया था। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। दूर कहीं से साएं साएं की आवाज भी बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई और वो चौंक गई। उसका भाई और माँ भी जाग गए और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने खिड़की के पट बंद कर दिए और कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आंगन में देखने लगी। उसका भाई बाहर आ गया था। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवाओं की रफ्तार के साथ बरसात ने भी अपने पैर पसार दिए थे। तीनों लोग कमरे में बैठ गए। लगता है तूफान आ रहा है, उसके भाई ने माँ से कहा और वो भी खामी में सिर हिलाने लगी और रानी को अपने आगोश में भर लिया जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। उनकी आंखों में खौफ के साए सिमट आए थे। बाहर तूफान की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों के उठने गिरने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। सबके दिलों की धड़कन लगातार बढ़ती जा रही थी। सड़कों पर पानी भरता जा रहा था। उसके आंगन में भी पानी घुटनों तक भर गया था और अब वो कमरे तक आ गया था। वो सब चारपाई पे आकर बैठ गए थे और पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। तभी किसी के घर की दीवार गिरने की आवाज आई और रमेश छट खिड़की की तरफ लपका, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं समझ आया। लेकिन दीवारों के गिरने की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। रमेश, रमेश! दूर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। रमेश, बचाओ, बचाओ रमेश! भैया, ये तो रमा की आवाज है। वो तुम्ही को पुकार रही है।
रानी ने घबराते हुए लफ्जों में कहा। रमा? उसके होठों ने बुदबुदाया और वो पलंग से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसकी माँ ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। रमेश, मुझे बचाओ। एक जोरदार चीख फिर आई और रमेश माँ का हाथ छुड़ाकर कमरे की खिड़की से ही पीछे की तरफ कूद गया। फिर सड़क पर उतरते ही उसे एहसास हुआ कि पानी कमर से भी ऊंचा है, लेकिन वो रमा की तरफ बढ़ता गया। कमरे में बैठी उसकी माँ कितनी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। रमा की आवाज थोड़ी देर तक आती रही, इसके बाद वो भी बंद हो गई। उसकी माँ कमरे के दरवाजे से बाहर देखने के लिए उठी, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज के साथ कमरे का एक कोना गिर गया और रनिया चीख मारकर माँ से लिपट गई। पानी तेजी से कमरे में भरने लगा, हवाओं की रफ्तार भी तेजी से उनके बदन को छूने लगी। दोनों वजूद एक दूसरे से लिपटे फटी फटी आंखों से कमरे में भरते हुए पानी को देख रहे थे कि तभी किसी औरत और बच्चे की एक साथ चीख सुनाई दी और उनको जैसे होश आया हो और वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन आंगन में भी पानी कंधों से थोड़ा ही नीचे था। रनिया, मेरा बेटा रमेश अभी तक नहीं आया। भैया अभी आ रहे ही होंगे माँ। उसने माँ को दिलासा दी, लेकिन पानी की ठंड से उसका वजूद बुरी तरह से लरज रहा था। रनिया, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। वो अभी तक नहीं आया। मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। उसकी माँ हाथ छुड़ाकर एक तरफ बढ़ी। माँ, भैया आ जाएंगे, तुम यहीं रहो। रन्या रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ ने उसकी एक न सुनी और वो बाहर की तरफ हाथ छुड़ा के भागी। वो माँ माँ चीख कर उनकी तरफ बढ़ी, तभी एक तरफ की दीवार गिरी और माँ का वजूद उस मलबे में कहीं खो गया और रानी की चीख बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट में कहीं खो गई और उसका बेहोश वजूद वहीं गिर गया।